अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। वेलकम बच्चों। तो आज की लेक्चर में पहले हम लोग देखेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। इसको शॉर्ट में क्या लिखोगे? VSEPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। तो चलो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं VSEPR थ्योरी की। तो देखो, फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। ज्योमेट्री बोलो स्ट्रक्चर बोलो एक ही बात है। हाइब्रिडाइजेशन के दौरान भी कुछ चर्चा इसका किया था पिछले लेक्चर में। अब उसी के बारे में पूरी और चर्चा करते हैं, थोड़ी और चर्चा करते हैं। द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्डेड और लोन पेयर। बॉन्डेड और लोन पेयर, LPS लिखा हुआ है, लोन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम। तो पहले इस बात को क्लियर करते हैं। जैसे देखो, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स बोलने का मतलब हुआ बॉन्ड पेयर एज वेल एज लोन पेयर। तो आपको सेट हुआ ये बात। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स जब हम बोलेंगे तो उसका मतलब क्या होगा? उस एटम के अराउंड बॉन्ड पेयर्स प्लस उस एटम पे मौजूद लोन पेयर्स। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स का मतलब बॉन्डेड पेयर प्लस लोन पेयर। और एक बात सुनिए, अच्छे से सुनिए। VSEPR थ्योरी के मुताबिक जो बॉन्ड पेयर होता उसका मतलब सिग्मा बॉन्ड पेयर। कोवैलेंट बॉन्ड आपके तीन तरह के थे, सिंगल कोवैलेंट, डबल कोवैलेंट या ट्रिपल कोवैलेंट। तो चाहे सिंगल कोवैलेंट हो या डबल कोवैलेंट हो या ट्रिपल कोवैलेंट हो, सिग्मा बॉन्ड की संख्या तो सब में एक ही थी, राइट? तो इन तीनों ही बॉन्ड्स में, सिंगल कोवैलेंट रहे या डबल कोवैलेंट रहे या ट्रिपल कोवैलेंट रहे, इन तीनों ही बॉन्ड्स में बॉन्डेड पेयर एक ही होगा। एक सिंगल बॉन्ड या एक डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड में बॉन्डेड पेयर या बॉन्ड पेयर उसको बोलो कितना होगा? 1। और बाकी जितना लोन पेयर रहेगा उस एटम पे, उस लोन पेयर को भी काउंट करेंगे। तो एक बात यहां से निकल के आई, तुम लिखना चाहते तो लिख भी सकते हो कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। वैसे यहां लिखा हुआ है तो ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स, उसी को लिखा है बॉन्डेड और लोन पेयर्स। बॉन्डेड और लोन पेयर्स, और को एंड कर लो, बॉन्डेड एंड लोन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम। तो मतलब ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर जो मॉलिक्यूल का होता है वो सभी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो कि सेंट्रल एटम के अराउंड अरेंज्ड हैं, उनके अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है। तो सेंट्रल एटम के अराउंड बॉन्ड पेयर एज वेल एज लोन पेयर का जैसा स्पेस में अरेंजमेंट होगा, उसी के बेसिस पे उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री डिपेंड करता है, राइट? तो आपने स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल के बारे में सीखा। इट डिपेंड्स ऑन द अरेंजमेंट ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम। और जब आप वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स बोलते हो तो उसमें बॉन्ड पेयर भी आ गया और लोन पेयर भी आ गया। बॉन्ड पेयर आया तो बॉन्ड बनेगा तो उससे एटम अटैच होगा। तो मतलब जो ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर हुआ किसी मॉलिक्यूल का, वो डिपेंड किया अटैच्ड एटम प्लस उस एटम पे मौजूद लोन पेयर के अरेंजमेंट्स पे, राइट? अब आओ, नीचे लिखा हाउएवर शेप ऑफ ए मॉलिक्यूल, जबकि
जो शेप होता मॉलिक्यूल का डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस सेल, ओनली ऑन द नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स, यहां वैलेंस सेल नहीं, ओनली ऑन द नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स, नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो जो शेप होता मॉलिक्यूल का वो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ उस एटम के अराउंड बॉन्डेड पेयर, या यूं कहो कि बॉन्ड पेयर के अरेंजमेंट से। और बॉन्ड पेयर जैसे ही बोलते हो तो जितना बॉन्ड पेयर होगा उतना ही उसके अबाउट एटम्स अटैच्ड होंगे। तो क्या फर्क हुआ ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर और शेप में? ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर आप एक ही को बोलते हो और शेप दूसरे को बोलते हो। तो फर्क यह हुआ कि जो ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर था वो किस पे डिपेंड कर रहा था, वो डिपेंड कर रहा था वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स के अरेंजमेंट पे। मतलब उसमें बॉन्ड पेयर भी था और लोन पेयर भी था, राइट। लेकिन जो मॉलिक्यूल का शेप है वो सिर्फ किसके अरेंजमेंट पे डिपेंड कर रहा, वो सिर्फ बॉन्ड पेयर के अरेंजमेंट पे डिपेंड कर रहा। मतलब जो शेप हुआ किसी मॉलिक्यूल का वो उस मॉलिक्यूल में उस सेंट्रल एटम से अटैच्ड एटम के अरेंजमेंट पे सिर्फ डिपेंड कर रहा। क्योंकि जितना बॉन्ड पेयर होगा सेंट्रल एटम से उतना ही अटैच्ड एटम होगा। तो ज्योमेट्री और शेप में आप फर्क समझ गए कि ज्योमेट्री किस पे डिपेंड करेगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि आपको बिल्कुल मेरे साथ साथ ये बातें सेट कर जाए। ज्योमेट्री किस पे डिपेंड करेगा, ज्योमेट्री डिपेंड करेगा वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स, या यूं कह लो टोटल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स के अरेंजमेंट पे। और टोटल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स बोलने का मतलब बॉन्ड पेयर एज वेल एज लोन पेयर। लेकिन जो शेप होगा वो सिर्फ किसके अरेंजमेंट पे डिपेंड करेगा, बॉन्ड पेयर के अरेंजमेंट पे। और मैंने बहुत क्लियर किया कि कोवैलेंट बॉन्ड तीन तरह के होते, सिंगल, डबल और ट्रिपल। तो जो अपना VSEPR थ्योरी है वो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड पेयर को बॉन्ड पेयर काउंट करेगा। मींस अगर सिंगल बॉन्ड है तो भी एक बॉन्ड पेयर, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड वहां बनी है। डबल बॉन्ड है तो भी एक बॉन्ड पेयर, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड वहां भी बनी है। और एक ट्रिपल बॉन्ड आया है तो भी एक बॉन्ड पेयर। कहने का मतलब चाहे कोई एटम सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड हो या डबल बॉन्ड से अटैच्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड से अटैच्ड हो, उसको कितना बॉन्ड पेयर कहोगे, एक बॉन्ड पेयर। वहां पे एक बॉन्ड पेयर हुआ, राइट। तो ज्योमेट्री बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर दोनों के अरेंजमेंट पे डिपेंड करेगा, जबकि जो शेप होगा वो सिर्फ बॉन्ड पेयर के अरेंजमेंट पे डिपेंड करेगा। मींस सिर्फ अटैच्ड एटम्स के अरेंजमेंट पे डिपेंड करेगा, सेंट्रल एटम के अराउंड। शेप सेंट्रल एटम पे मौजूद लोन पेयर्स के अरेंजमेंट पे डिपेंड नहीं करेगा। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ VSEPR थ्योरी। अब आपको याद हो गया होगा ये पॉइंट। अब आओ सेकंड पॉइंट को देखो। तो सेकंड में लिखा वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स रिपेल ईच अदर, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपेल ईच अदर एंड ट्राई टू ऑक्यूपाई सच पोजीशंस इन अ स्पेस। जैसे वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स में क्या क्या था, बॉन्ड पेयर था और लोन पेयर था। तो कहा यहां पे कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो यही कहा कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स रिपेल ईच अदर एंड try to occupy such positions in a space। तो ऐसा पोजीशन स्पेस में ऑक्युपाई करना चाहता that minimize repulsion between them। तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल एटम के अबाउट स्पेस में ऐसा पोजीशन ऑक्युपाई करना चाहता जिससे उन वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच लगने वाला रिपल्सन मिनिमम हो जाए। तो दूसरा पॉइंट यही कहा कि जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, मींस जो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर है, वो सेंट्रल एटम के अराउंड स्पेस में ऐसे पोजीशन को ऑक्युपाई करेगा
जिससे उनके बीच लगने वाला रिपल्सन मिनिमम हो जाए। तो ये सेकंड पॉइंट था। अब देखो आगे लिखा है द रिपल्सिव इंटरैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ई माइनस इलेक्ट्रॉन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स फॉलोज द ऑर्डर। तो जो रिपल्सिव इंटरैक्शन हुआ इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच उसका ऑर्डर ऐसे होगा। तो इस ऑर्डर को आपसे कभी नहीं भूलना है। एलपी एलपी मतलब लोन पेयर के बीच का रिपल्सन ग्रेटर देन एलपी बीपी, बीपी फॉर बॉन्ड पेयर, एलपी फॉर लोन पेयर। तो लोन पेयर रिपल्सन इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन एंड दिस इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्सन, राइट। और थर्ड पॉइंट को देखते हैं। तो थर्ड पॉइंट लिखा द रिपल्सन काउज्ड बाय ए मल्टीपल बॉन्ड। अब यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड लिखा, तो मल्टीपल बॉन्ड का मतलब होगा डबल बॉन्ड एज वेल एज ट्रिपल बॉन्ड। तो मल्टीपल बॉन्ड आप किसे बोलोगे? डबल बॉन्ड को भी और ट्रिपल बॉन्ड को भी, इन दोनों को क्या बोलोगे? मल्टीपल बॉन्ड। तो यही कहा कि रिपल्सन काउज्ड बाय ए मल्टीपल बॉन्ड विल बी ग्रेटर देन ए सिंगल बॉन्ड। मतलब ट्रिपल और डबल बॉन्ड द्वारा जो रिपल्सन काउज होगा वो सिंगल बॉन्ड के द्वारा काउज होने वाले रिपल्सन के रेस्पेक्ट में ज्यादा होगा। अब आओ क्यों ऐसा होगा इसको भी थोड़ा समझते हैं। जैसे ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 हैं, डबल कोवैलेंट बॉन्ड में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं और सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं। तो जब 6 इलेक्ट्रॉन्स होगा एक जगह पे तो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो जब 6 इलेक्ट्रॉन्स एक बॉन्ड में होगा, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड है, तो वहां पे 6 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है और 6 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने के वजह से वहां पे रिपल्सन ज्यादा होगा। अब डबल कोवैलेंट बॉन्ड में 4 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वहां ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड के रेस्पेक्ट में रिपल्सन कम होगा। और जब सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड की आप बात करेंगे तो वहां 2 ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब उनके बीच रिपल्सन सबसे कम होगा। तो मल्टीपल बॉन्ड का रिपल्सन सिंगल बॉन्ड से ज्यादा होगा। और ऑर्डर ऑफ रिपल्सन क्या हुआ? सबसे ज्यादा रिपल्सन कौन काउज करेगा? ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड ग्रेटर देन डबल कोवैलेंट बॉन्ड एंड दिस इज ग्रेटर देन सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर? अब आइए फोर्थ पॉइंट में आइए। यहां लिखा इफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड आर सिमेट्रिकली अरेंज्ड then the lone pair, single bond and multiple bond could occupy any position। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। जैसे आपने देखा था कि हर हाइब्रिडाइजेशन का एक फिक्स स्ट्रक्चर होता था। जैसे sp हाइब्रिडाइजेशन था तो लीनियर स्ट्रक्चर था, sp2 था तो ट्राइगोनल स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री था, sp3 था तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री था। वैसे ही sp3d था तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री था। वैसे ही अगर sp3d2 था तो ऑक्टाहेड्रल था और sp3d3 था तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल था। मतलब बेस्ड ऑन सर्टेन हाइब्रिडाइजेशन मॉलिक्यूल का एक फिक्स ज्योमेट्री था, एक फिक्स स्ट्रक्चर था। मतलब उन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का जो ओरिएंटेशन था उसका एक फिक्स अरेंजमेंट था जिसको हम लोग स्ट्रक्चर बोलते थे। तो अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स किसी भी हाइब्रिडाइजेशन में सिमेट्रिकली अरेंज्ड हो तब कहा कि तब ऐसे में सेंट्रल एटम के अराउंड लोन पेयर रखना हो या सिंगल बॉन्ड रखना हो या डबल बॉन्ड रखना हो या ट्रिपल बॉन्ड रखना हो, यू हैव नो प्रॉब्लम। कहां किसको रखा जाएगा यह समस्या तब तक नहीं होगी जब तक उन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट सिमेट्रिकल है। तो कहीं भी आप किसी भी पोजीशन पे
जिस हाइब्रिडाइजेशन के रिगार्डिंग आप बात कर रहे हो, उस हाइब्रिडाइजेशन के रिगार्डिंग जो भी ज्योमेट्री आएगा, उसमें किसी पोजीशन पे आप लोन पेयर को रख सकते हो, सिंगल बॉन्ड को रख सकते हो, डबल बॉन्ड को रख सकते हो, ट्रिपल बॉन्ड को रख सकते हो। लेकिन ये बात तभी तक सही होगा जब तक उन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट सिमेट्रिकल होगा। इस बात को ऐसे डे टू डे लाइफ की सामान्य भाषा में समझो। मान लो किसी घर में 5 बच्चे हैं और घर के किसी गार्जियन ने 5 टॉफी लाया है, सारा सेम टॉफी लाया है। सेम टॉफी लाने का मतलब मान लो कि डेयरी मिल्क लाया है, तो पांचों 10 रुपए वाला डेयरी मिल्क ही है, जिसका फ्लेवर एक ही है, कलर एक ही है, वेट भी एक ही है, टेस्ट भी एक ही है। तो आपके घर के किसी गार्डियन ने 5 टॉफी लाया 5 बच्चों के लिए, डेयरी मिल्क का, सारे 10 रुपए वाले, सेम फ्लेवर, सेम कलर, सेम वेट, सेम टेस्ट। अब पांचों बच्चा में से किसे पहले इनवाइट किया गया उस टॉफी को लेने के लिए, कौन पहले उस 5 में से टॉफी उठाया, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो पांचों टॉफी कैसे थे, सेम टाइप के थे। तो कौन सा बच्चा पहले नंबर पे पिक किया, कौन सा दूसरे नंबर पे पिक किया, कौन सा तीसरे नंबर पे पिक किया, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सारे उतने ही सेटिस्फाइड होंगे, चाहे उनकी नंबर पहली हो या तीसरी हो या चौथी हो या 5वीं हो। लेकिन मान लो कि उसी गार्डियन ने 5 टॉफी लाया डिफरेंट लोगों का, डिफरेंट फ्लेवर का, कीमत भी स्पष्ट नहीं बताया, या हो सकता कीमत सेम भी हो, लेकिन वो अलग अलग टेस्ट की बात है। किसी को डेयरी मिल्क अच्छा लग सकता है, किसी को कुछ और अच्छा लग सकता है। तो अलग अलग ब्रांड के 5 टॉफी अगर उसने लाए, तो अब जिसको नंबर 1 मिला कि पहले आपको चूज करना है इसमें से एक, तो उसके पास ज्यादा ऑप्शंस चूज करने के लिए हैं, और उसको जो अपने मन की पसंद होगी उस 5 में से उसको लेगा। लेकिन जो दूसरे नंबर पे आएगा उसके लिए एक ऑप्शन हो सकता है उसको भी वही पसंद हो जहां जो पहले वाले ने लिया था। तीसरे नंबर पे आया, उसके लिए और ऑप्शन घट गया। तो जब 5 डिफरेंट ब्रांड के टॉफी लाए किसी घर के गार्डियन ने, और पांचों बच्चों को चुनने के लिए अलग अलग टाइम दिया गया कि पहले आप चुनोगे उसके बाद ये चुनेगा, तब वहां पे डिससेटिस्फैक्शन होगा। और इसलिए होगा क्योंकि इस बार जो अरेंजमेंट था टॉफी का वो सिमेट्रिकल नहीं था। सिमेट्रिकल अरेंजमेंट पहले वाले में था, तो पहले वाले में किसी को किस नंबर पे चुनने के लिए बुलाया गया, इससे कोई समस्या नहीं हुई। लेकिन जब पांचों डिफरेंट ब्रांड के टॉफी थे, डिफरेंट फ्लेवर के थे, डिफरेंट टेस्ट के थे, तब पहले नंबर पे चुनने वाले को ज्यादा फ्रीडम थी, दूसरे नंबर वाले को कम फ्रीडम थी, या कम सेटिस्फाइड हुआ वो। तो मैं यही समझा रहा था कि अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल सिमेट्रिकली अरेंज्ड हैं, तो कहां पे लोन पेयर रखा जाएगा, कहां सिंगल बॉन्ड जाएगा, कहां डबल बॉन्ड जाएगा, कहां ट्रिपल बॉन्ड जाएगा, ये कोई समस्या नहीं। लेकिन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अगर सिमेट्रिकली अरेंज्ड नहीं है, तब फिर ये प्रॉब्लम रहेगा कि लोन पेयर किस हाइब्रिड ऑर्बिटल में जाएगा, सिंगल बॉन्ड कहां रहेगा, डबल बॉन्ड कहां रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड कहां रहेगा। तो उसी बात को यहां लिखा है कि हाउएवर इफ द अरेंजमेंट इज नॉट सिमेट्रिकल, किसका अरेंजमेंट की बात हो रही है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अरेंजमेंट की। ये अगर सिमेट्रिकल नहीं है, देन लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड एंड मल्टीपल बॉन्ड में वो ऑक्यूपाई कर सकता है सर्टेन स्पेसिफिक पोजीशंस इन द ज्योमेट्री। तो मैं इतना ही लिखा हूं, सर्टेन स्पेसिफिक पोजीशंस। तो उस ज्योमेट्री में तब लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड के लिए सर्टेन स्पेसिफिक पोजीशंस होगा। तो यही 4 पॉइंट्स है BSc-PR के। तो पहला पॉइंट आपने समझ लिया था, दूसरा समझ लिया,
तीसरा समझ लिया और चौथा भी समझ लिया। इसी को आप एक दो बार पढ़ लेंगे, राइट। अब आइए हम लोग एक एक करके सभी हाइब्रिडाइजेशन को डिटेल में देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो फर्स्ट लिखा sp हाइब्रिडाइजेशन। तो sp हाइब्रिडाइजेशन की बात हो रही है। एक s और एनी वन ऑफ p, एनी वन ऑफ p बोले तो इधर px और py और pz। तो आपने कितने ऑर्बिटल्स को मिक्स किया होगा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाने के लिए? दो ऑर्बिटल्स को, एक s और दूसरा px और py और pz। तो सर्टेनली जब दो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स को आपने मिक्स किया तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की संख्या आपने पहले भी देख लिया है। फिर मैं समझा रहा हूं कि sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितना हो गया? दो, एक s और एक p। और आप याद कीजिए तो इसका ज्योमेट्री लीनियर था। तो पहले दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में दिखा दिया। देखो, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को डिनोट करता था तो एक बड़ा लोब होता था, एक छोटा लोब होता था। मैंने भी बड़ा और छोटा लोब दिखा दिया। अब एक ही एटम के दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं तो दूसरा लोब दिखाया, दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये एक sp ऑर्बिटल था, ये दूसरा sp ऑर्बिटल था। तो यही दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए। यहाँ सेंट्रल एटम है, ये एक ही सेंट्रल एटम के दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। इसी को आप इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कह लेते हो। ज्योमेट्री यहाँ पे लिख दो। ज्योमेट्री कैसा? लीनियर, लीनियर। तो ये ज्योमेट्री कैसा हो गया? लीनियर ज्योमेट्री। और ये जो अरेंजमेंट है बच्चों, सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है। तो ये जो अरेंजमेंट हुआ इस दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का, वो कैसा अरेंजमेंट हुआ? सिमेट्रिकल अरेंजमेंट। तो यहां मैंने लिख दिया सिमेट्रिकल अरेंजमेंट, सिमेट्रिकल अरेंजमेंट। अब इसमें जैसे आपको बोला तो कितने बार लिख भी देता हूं। मान लीजिए कि s के साथ आपने px मिक्स किया, तो s के साथ जब आप px को मिक्स करेंगे तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेगा जो x एक्सिस के एलोंग होगा। तो s प्लस px क्या मिल गया? 2ho। ho को पढ़ेंगे हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, क्योंकि दो एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स किए तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना। टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स along x एक्सिस, क्योंकि px जो ओरिएंटेड होगा वो किसके along होगा? x एक्सिस के along। तो टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स along x एक्सिस। अगर मान लीजिए कि s के साथ, ऐसा जरूरी नहीं कि sp हाइब्रिडाइजेशन में s के साथ px को ही मिक्स करेंगे, ये सब बातें पहले भी डिस्कस किए हैं। sp हाइब्रिडाइजेशन है कि तो s के साथ आप px भी मिक्स कर सकते हो, py भी मिक्स कर सकते हो, pz भी मिक्स कर सकते हो। तो s प्लस py। तो यहां से भी टू हाइब्रिड ऑर्बिटल along कौन से एक्सिस? y एक्सिस, क्योंकि py का जो ओरिएंटेशन होगा वो y एक्सिस के along होगा। s के साथ अगर pz मिक्स किया हुआ है तो फिर तुम्हें टू हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेगा along z एक्सिस, z एक्सिस, राइट। खैर, अब आइए, अब हम एक ऐसे मॉलिक्यूल को लेंगे जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp होगी और उसके फॉर्मेशन को डिटेल में देखेंगे। से मान लीजिए मैंने एग्जांपल ले लिया BCl2 गैसियस, G फॉर गैसियस। हम अब इस बेरिलियम डाइक्लोराइड या बेरिलियम क्लोराइड का डिटेल में हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि सेंट्रल एटम क्या है आपका?
बेरिलियम, अटैच्ड एटम क्या है, 2 क्लोरीन, राइट। इतना दिख गया कि बेरिलियम सेंट्रल एटम है और 2 अटैच्ड एटम है। मतलब बेरिलियम को 2 बॉन्ड तो बनाना है, क्योंकि क्लोरीन ऑक्टेट पूरा करने के लिए सराउंडिंग एटम ही हुआ क्लोरीन, और ऑक्टेट पूरा करेगा सराउंडिंग एटम, तो उसको 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। बेरिलियम के साथ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, तो बेरिलियम की क्लोरीन की ऑक्टेट पूरी हो जाएगी, राइट। मतलब बेरिलियम को 2 बॉन्ड बनाना है, 2 बॉन्ड बनाना है, क्लियर। और 2 बॉन्ड बनाने के लिए बेरिलियम के पास क्या होना चाहिए बच्चों, बेरिलियम के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, क्योंकि कोई एटम उतना ही कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है जितना उसके वैलेंस शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है। तो अब आइए हम लोग बेरिलियम की ईसी से शुरू करते हैं। यह लिख दिया बेरिलियम, बेरिलियम ईसी हीलियम होता था, 2s2 होता था, हीलियम 2s2, 2p है इसके पास, लेकिन ये 2p कैसा है बच्चों, वैकेंट। ये 2p है बट कैसा है, वैकेंट। ये ग्राउंड स्टेट इसी हुआ बेरिलियम का, GS। अब देखो, ऐसे तो आपने देखा था हाइब्रिडाइजेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कि हाइब्रिडाइजेशन के दौरान आप हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड और वैकेंट तीनों तरह के ऑर्बिटल्स को मिक्स कर सकते हैं। यहां आपको मालूम हो गया, हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखा दिया गया है। 2 तरीका, चाहे तो आप लेविस स्ट्रक्चर बना लीजिए या वो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करके निकाल लीजिए। तो सबसे पहले जो मॉलिक्यूल या आयन दिया हुआ है उसका आप हाइब्रिडाइजेशन मन ही मन निकाल लीजिए। तो यहाँ पे हम वैलेंस, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करके बता दे रहे हैं, बताया हुआ तो है ही, फिर से याद दिला दे रहे हैं। बेरिलियम की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 थी, क्लोरीन की 7 थी। क्लोरीन कितने बार आया है, 2 टाइम्स, तो 7 टाइम्स 2 14 प्लस 2 16, और 16 मिल गया टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब 8 से डिवाइड कर लीजिए, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स पूरा पूरा कैंसिल हो गया, रिमाइंडर 0। ऑक्टेट 2 आया और रिमाइंडर क्या आया बच्चों, 0। तो आपका स्टेरिक नंबर 2 आया। तो हाइब्रिडाइजेशन तो प्रेडिक्ट हो गया, sp हाइब्रिडाइजेशन है, मतलब आपको एक s और एक p को मिक्स करना है। ग्राउंड स्टेट में बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन देखा, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, राइट। और चूंकि 2 क्लोरीन के साथ इसको बॉन्ड बनाना है तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इतना तय हो गया कि बेरिलियम क्लोरीन के साथ ग्राउंड स्टेट में कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो अब आइए एक्साइटेड स्टेट में। तो एक्साइटेड स्टेट में ये आपका 2s रहा, और ये आपका 2p हो गया। तो एक्साइटेड स्टेट में 2s वाला एक 2p में चला है, ये 2s ये 2p। लिख भी देते हैं, वैसे ऊपर लिखा हुआ है 2s 2p। अब आपको एक्साइटेड स्टेट में ही बेरिलियम क्या करेगा, अपने प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स करेगा। और हाइब्रिडाइजेशन आप पहले से निकाल चुके हैं, हाइब्रिडाइजेशन क्या आया था, sp। तो बेरिलियम इस s और p को मिक्स कर लिया, 2s और एक 2p को मिक्स किया, 2s और एक 2p को, या मैं इसको घेर देता हूं यहां, इनको मिक्स कर लिया। इसी के मिक्सिंग से आपको क्या मिल गया बच्चों, आपको मिल गया sp-HO हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो यहां से आपको sp मिल गया, इसकी संख्या कितनी रही, 2। और आप सुनिए, हाइब्रिडाइजेशन के दौरान जब आप प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स करते हैं, किस लिए करते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाने के लिए। तो ध्यान से सुनिए, मिक्सिंग के दौरान, किसकी मिक्सिंग के दौरान, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स के मिक्सिंग के दौरान एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन जैसा रहा होगा,
मिक्सिंग के वक्त जब आप प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स कर रहे हैं, किस लिए? हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने के लिए। तो मिक्सिंग के वक्त एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स का जैसा डिस्ट्रीब्यूशन रहा होगा, मिक्स होने के बाद जो हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेगा उसमें भी इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन वैसा ही होगा, राइट? तो कहने का मतलब यह हुआ कि इस 2s और 2p के मिक्सिंग से जो दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने, इन दोनों sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये दोनों, हेलो, इन दोनों sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो आपके पास बेरिलियम सेंट्रल एटम था, उसके पास दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे, उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन थे। अब देखो, ये दोनों जो ऑर्बिटल्स वैकेंट दिखाई पड़ रहे हैं वो हाइब्रिडाइजेशन के दौरान मिक्स नहीं हुए। तो ये जब मिक्स नहीं हुए तो इनको क्या बोलोगे? अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। तो दीज ऑर्बिटल्स आर अनहाइब्रिडाइज्ड प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और इनमें कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, राइट? तो अब आ जाओ, बेरिलियम का मैंने दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स देख लिया। अब थोड़ा क्लोरीन की भी बात कर लें। तो क्लोरीन का वैलेंस शेल इसी यहां पे लिख देते हैं, 3s2 3p5। तो ये 3s में 2 दे दिया, 3p में 5 दे दिया, 3p5 3p5। तो यहीं पे एक ही ऑर्बिटल में एक ही 3p में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बच्चों। तो यही जो 3p है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यही बेरिलियम के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ एक्सियल ओवरलैपिंग करेगा, जिससे बेरिलियम क्लोरीन के बीच सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो अब उसी को ऑर्बिटल ओवरलैप के टर्म्स में दिखाइए। तो ये देखो, बेरिलियम का दो हाइब्रिड ऑर्बिटल ले लिया। ये छोटा लोब नहीं भी दिखा सकते हो। हमने ये दोनों ऑर्बिटल कौन सा लिखा? sp sp, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन। तो बेरिलियम के दोनों sp में यहाँ आपको दिखा चुके कि मिक्स होते वक्त चूंकि दोनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन था, तो मिक्सिंग के बाद जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना उसमें भी एक एक इलेक्ट्रॉन ही होगा। अब इस दोनों में एक एक हो गया, और क्लोरीन के पास आप जो बोल लीजिए कि ये px है या py है या pz है, कोई भी जो आप इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ले रहे हैं उसमें ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये क्लोरीन का जिस p में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था वो इसके साथ एक्सियल ओवरलैप किया, एक इलेक्ट्रॉन ये sp वाला और एक p वाला। अब ये शेयर्ड पोर्शन में दो इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये p था, किसका p था? क्लोरीन का। तो sp और p का ओवरलैप हुआ, sp और p का ओवरलैप हुआ। यहाँ क्या था बच्चों? ये बेरिलियम के दो ऑर्बिटल्स थे, तो यहाँ आपका बेरिलियम था, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बना। हाँ, ये बेरिलियम के जो दोनों ऑर्बिटल्स बने थे, ये एंगल कितने डिग्री का बना था? यहाँ पे जो दो sp था उसके बीच का एंगल था 180 डिग्री। तो बेरिलियम से ये दोनों क्लोरीन कितने डिग्री पे आए? 180 डिग्री पे। यहां से आपको बॉन्ड दिख गया कि सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बना। तो आप इसी ज्योमेट्री को यहाँ पे उतार लीजिए, BCl2। एक और बात पहले कर लेते हैं। देखो, इस बेरिलियम के पास तुम्हारा ये दो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल भी है, जो कैसा है? वैकेंट। सपोज करो कि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का px में था, ठीक है? तो जब ये px में था, या यूं कहो कि ये s था, ये px था, तो वो sp हाइब्रिडाइजेशन के जो दो sp ऑर्बिटल्स हुए वो x एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड होंगे, राइट? तो ये x एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड था, तो यहाँ भी ये px में था। अब यहाँ पे कौन कौन खाली है? यहाँ पे py pz खाली है। तो py pz जो खाली है उसको अगर दिखाना चाहते तो देखो, ये अगर x एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड था तो y एक्सिस उससे परपेंडिकुलर हो गया। तो ये लिख दिए py ये वैकेंट है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाया है। और देखो,
जो पीजेड है बेरिलियम के पास कितना ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड है? 2। तो जो पीजेड है वो पीएक्स और पीवाई से परपेंडिकुलर होगा, तो इस पीवाई से भी परपेंडिकुलर हुआ, और जो एक्स एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लिया था उससे भी परपेंडिकुलर हुआ। लेकिन इसको अब ऐसे तो पेन चलेगी नहीं, तो बोर्ड पे इसको, क्योंकि बोर्ड आपका 2 डायमेंशनल है, तो उसको ऑब्लिक करके दिखा दिए। ये पीवाई लिखा, इसको पीजेड लिखा, और हम ये समझ रहे हैं कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है, इनफैक्ट ये जो ऑर्बिटल है जिसके 2 लोब्स पे मैंने फिंगर्स को रखा है, तो ये ऐसे हैं, लाइक दिस। अब इसको भी दिखा दिया, बार बार इसको नहीं दिखाना है, क्योंकि शुरू कर रहे हैं, डिटेल में बता रहे हैं, और दूसरी बात भी है कि तुम क्लास में नहीं हो और तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए इतनी बार इसको बतलाया जा रहा है कि आप पूरे बेहतरीन तरीके से सीखें। अब इसी को रिप्रेजेंट करना चाहता BCl2 को, तो यहाँ सेंट्रल एटम तुम्हारा बेरिलियम हो गया, इसके एक्सियल ओवरलैप से sp और p के एक्सियल ओवरलैप से BCl बॉन्ड बना, ये BCl बॉन्ड बना, और ये दिखाना चाहते तो यहाँ py एक खाली था और pz एक खाली था, ये py हुआ और ये तुम्हारा pz हो गया। अब ये जो एंगल बना Cl BCl, तो ये एंगल कितने डिग्री के बराबर हो गया? एक स्ट्रेट लाइन नहीं बना, और स्ट्रेट लाइन पे एंगल क्या होता है? 180 डिग्री। तो यही sp हाइब्रिडाइजेशन की पूरी कहानी है, और BCl2 गैसियस में दिखाया गया निकाल करके। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन तुमसे पूछ सकते हैं कि BCl2 में बेरिलियम कब हाइब्रिडाइज किया आपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स को? तो क्या ग्राउंड स्टेट में हाइब्रिडाइज किया या एक्साइटेड स्टेट में हाइब्रिडाइज किया? तो आप यहां से देखो, क्या ग्राउंड स्टेट में हाइब्रिडाइजेशन हुआ? नो। तो कहां हाइब्रिडाइजेशन हुआ? एक्साइटेड स्टेट में। तो जो हाइब्रिडाइजेशन हुई BCl2 मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के लिए, दैट टेक्स प्लेस इन एक्साइटेड स्टेट। अब आप पूरी बात समझ गए होंगे, राइट?